अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि क्या आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो अगर आप योग का अभ्यास करते होंगे तो ज़रूर कहेंगे कि हाँ मैं करता हूं। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि क्या अनुलोम विलोम करते समय आप अपनी श्वास की गति रिदमिक, स्लो और डीप रखते हैं? तो आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे हाँ, मेरा जो श्वास लेने का तरीका है रिदमिक होता है, लयबद्ध होता है, स्लो धीमा होता है और डीप यानी गहरा होता है, यानी रिदमिक, स्लो एंड डीप होता है। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टेलीविज़न देखकर अनुलोम विलोम का अभ्यास करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी करते हों, कुछ लोग ऐसे करते होंगे, कुछ लोग ऐसे। ऐसे में ये सब कुछ गलतियां हैं। ऐसी बहुत सारी गलतियां अनुलोम विलोम प्राणायाम के समय लोग करते होंगे। ये सब भयंकर गलतियां हैं। अगर आप इस तरह गलती करके ऐसे इस ढंग से अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, या थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। कई बार इस तरह करने से आपको उल्टे नुकसान भी हो जाता है। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही आसान प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन यह प्राणायाम जितना आसान है, इसको करते समय लोग उतनी ही गलतियाँ कर देते हैं, और इसलिए इस प्राणायाम का लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो बहुत कम लाभ मिलता है। आप जानते हैं कि चाहे आसन हो या प्राणायाम, अगर हम गलत ढंग से करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, या थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। यह प्राणायाम हर किसी के लिए कहा जाता है कि हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। मैं बात कर रहा हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम की, या अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इंग्लिश में कहें तो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अब इसमें गलतियाँ लोग क्यों करते हैं? क्योंकि टेलीविज़न पर आपको बताया जाता है, यूट्यूब में आप देखे होंगे कि कई प्रख्यात योग गुरु, बहुत प्रसिद्ध योग गुरु भी इसको करने में गलतियाँ करते हैं। और कई बार हम उनको देखते हैं कि इतने बड़े अगर योग गुरु हो कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीवी पर दिखने वाले सभी लोग, चाहे वो फिल्मी हीरो हीरोइन हों या फिर जिनको हम रोल मॉडल मानते हों, वो सही कर रहे हों। और आजकल चलन चला है कि जो अधिक दिख रहा है उन्हीं को हम फॉलो करते चले। मेरा मतलब, मेरा तात्पर्य नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, बट लोगों तक सही अभ्यास जाना चाहिए। योग अगर पहुँच गया है, घर घर इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी है, तो अब ज़रूरत आ पड़ी है कि इसको हम सही ढंग से सीखें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आपको इसके बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मैंने बताया कि यह सुरक्षित प्राणायाम है। कपालभाति, भस्त्रिका जैसे प्राणायाम कभी कभी किसी को मना भी कर दिया जाता है, लेकिन अनुलोम विलोम कहा जाता है कि हर कोई इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। देखने में आसान है, लेकिन अगर आप सही ढंग से करेंगे तभी इसका आपको लाभ मिलेगा। तो आइए चलते हैं योग मैट पर और देखते हैं कि कैसे इसको सही ढंग से करेंगे और कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई गलतियां करते हैं तो इसको सुधार लीजिएगा और लिखिएगा ज़रूर कि क्या आप भी इसकी ऐसी गलतियां करते थे, और सही ढंग से करने के बाद आपको किस तरह और अधिक फ़ायदा हुआ। अनुलोम विलोम करने के लिए आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि बैठने का सही तरीका क्या है। अगर आप बैठने का तरीका आपका सही नहीं है तो आगे का अभ्यास गलत होगा। बैठने में आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन अगर आपका इस तरह लग जा रहा है तो पद्मासन में बैठिए। नए लोगों का पद्मासन नहीं लगेगा बिना अभ्यास के, तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन का मतलब सिंपली ऐसे पालथी मार के बैठना। इसमें आपका ये दर्द कर सकता है, दर्द करने लगता है लंबे अभ्यास के बाद, इसलिए यहाँ आप कुछ कपड़ा रख सकते हैं। आप चाहें तो साइड में कुछ कपड़ा रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। आसान तरीका है कि अर्ध पद्मासन में बैठने का। अर्ध पद्मासन में कैसे बैठेंगे? ऐसे पैर फैला लेंगे, एक पैर दूसरे थाई के ऊपर रख लेंगे और दूसरे को ऐसे नीचे रख लेंगे। इसमें आप बैठ सकते हैं। इसमें भी आपका एक पैर उठा हुआ है। अगर दर्द हो रहा हो यहाँ पे अधिक देर तक बैठने से, तो नीचे कुछ कपड़ा रख सकते हैं। पूरा बेस बनाना होता है। अब आपका बेस बन गया तो आपका शरीर स्थिर होगा। दूसरा जो पॉइंट है ध्यान देने का, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि स्पाइन मेरी सीधी है। इस तरह बैठेंगे आप, इस तरह। ऐसे नहीं बैठेंगे कि यहाँ करो बन जाए, सीधे बैठे। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि बैठने का सही तरीका क्या है। हेड आपका सीधा होना चाहिए, समकाय शिरोग्रीव बताया गया है कि आपका हेड स्पाइन एक सीध में हो। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, 3 नाड़ियों को मुख्य माना गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और ये रीढ़ की हड्डी से होकर ऊपर की ओर जाती हैं। अब झुक के बैठेंगे तो नाड़ियाँ भी झुकेंगी, प्रवाह ठीक से नहीं होगा। प्राण का प्रवाह अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो प्राणायाम करने का मतलब ही कोई नहीं हुआ। प्राणायाम में हम अपने प्राण के प्रवाह को सही करते हैं, प्राणिक एनर्जी के।
प्राणिक एनर्जी आप लोगों को लग सकता है कि एक ऐसा सामान्य लोगों को जो योग के विद्यार्थी उनको तो पता होगा, लेकिन अगर आप योग के विद्यार्थी नहीं हैं, योग के स्टूडेंट नहीं, तो आपको लगेगा कि प्राणिक एनर्जी कौन सी चीज़ आ गई। तो आप अगर चुंबक देखे होंगे, मैग्नेट आप रखते हैं तो मैग्नेट के आसपास एक चुंबकीय फील्ड तैयार हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, और उस फील्ड के बीच में अगर आप कोई लोहा लाएंगे तो चुंबक खींच लेगा। चुंबक को आप देख रहे हैं लेकिन उसके मैग्नेटिक फील्ड को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको तब दिखेगा जब वहाँ कोई लोहा लाएंगे, अनुभव कर लेंगे कि हाँ इतनी दूर में आ गया, अब लोग खींच लेगा। ऐसे हमारे आसपास एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, आपके शरीर से भी ऊर्जा निकलती है। हमारे शरीर में कोष हैं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, अलग अलग लेयर है और सबकी अपनी अपनी एनर्जी लेवल है सबका। जो प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में हम अधिक वर्क करते हैं प्राणमय कोष के लिए, तो अधिक प्राणिक एनर्जी हम लेते हैं, अधिक प्राणिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे अधिक होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे अधिक होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मतलब नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो प्राणमय कोष को और अधिक चार्ज करने के लिए और अधिक प्राणिक ऊर्जा लेने के लिए आपके बैठने का तरीका सही हो, क्योंकि अधिक प्राणिक एनर्जी आप नहीं लेंगे, ऐसे बैठ के लेंगे तो फिर गलत हो गया। इसलिए सीधे बैठें, बहुत इंपॉर्टेंट है सीधा बैठना। इसको, इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हल्के में नहीं लेना। पता चले कि आप 15-20 मिनट प्राणायाम कर भी रहे हैं और सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आपको लाभ भी नहीं होगा। तो फ़ायदा क्या हुआ बैठने का, आपका समय भी गया और लाभ भी नहीं हुआ। तो बेस अच्छा आपका हो, स्पाइन आपकी सीधी हो, मन शांत हो, चेहरे पे तनाव नहीं लेना, ऐसे नहीं करना। ये आँख बिल्कुल दबा लीजिए, नाक बिल्कुल दबा लीजिए, आपके भौं बिल्कुल ऐसे सिकोड़ लीजिए। इतने तनाव में प्राणायाम करेंगे तो फिर एकदम गलत कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरे इन वीडियोस से कुछ सीख रहे होंगे। अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहिए आप लोग। साथ ही साथ एक नई जानकारी दे दूँ कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़कर योग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे ऐप योगा विथ रमन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से आप मुझसे जुड़कर ऑनलाइन योग सीख सकते हैं। प्राणायाम करते समय आपका चेहरा बिल्कुल शांत होना चाहिए, चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए, शांत चेहरा होना चाहिए। यहाँ आईब्रो में तनाव ना हो, आपके भौं में तनाव ना हो, यहाँ आपके फोरहेड में तनाव ना हो, चेहरे पे तनाव नहीं दिखना, पूरी बॉडी रिलैक्स। ऐसे भी नहीं करना कि बॉडी को बिल्कुल टाइट कर लें। कुछ लोग सोचते हैं कि लाओ सीधा बैठें, हाथ बिल्कुल टाइट करके सीधा कर लेते हैं। एक गलतियाँ मैं बार बार बताता हूँ, ऐसा नहीं, आराम से बैठें, कोहनी को हल्का सा ऐसे एल्बो को यहाँ बेंड कर लें। ये आपका बैठने का तरीका हो गया। शुरुआत कैसे करेंगे, ये है प्राणायाम मुद्रा। दोनों अंगुलियों को सटा लीजिए ऐसे, अंगूठा खुला है, आपकी अनामिका और छोटी अंगुली कनिष्ठिका खुली है, ठीक है। इन्हीं दोनों का यूज करते हैं हम। ऐसे अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हैं और इसको भी आप मोड़ सकते हैं, या दोनों से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं। ऐसे बारी बारी से यूज करते हैं। तो नासाग्र मुद्रा का भी यूज करते हैं। नासाग्र मुद्रा क्या है, पूरी अंगुली से खुली, इन दो अंगुलियों को ऐसे अपने भौं पे रखते हैं, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे अपने दोनों भौं के बीच में हल्का सा रखते हैं, बाकी फिर वही ऐसे बारी बारी से खोल के और दबाते रहते हैं। तो जो भी तरीका आपको सही लगे ले सकते हैं। अगर नया अभ्यास है तो आपको उंगली मोड़ने में भी दिक्कत हो रही होगी तो आप पूरा ओपन कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी आवाज़ मेरी ना जा रही हो, क्योंकि अभी जस्ट बारिश हुई है और बहुत अच्छा मौसम है, सुबह सुबह का ठंडी हवा चल रही है, और ऐसा अगर वातावरण मिले तो इसमें योग का लाभ तो और अच्छा हो जाता है। तो ये हाथ की पोजीशन हो गई, सीधे बैठना, आंखों को बंद कर लें और प्राणायाम शुरू करने से पहले 2-3 लंबी गहरी सांस ले लें। यह आपके मन को शांत करने में और सहायक होगा। दूसरे हाथ को ऐसे आप चिन्ह मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा में रख लें, या यहाँ भी रख सकते हैं ऐसे। अब इस तरह प्राणायाम मुद्रा में करने के बाद दाहिनी नासिका को बंद करिए। हाथ ऐसे करेंगे तो जल्दी थक जाएगा, ऐसे करते बहुत लोगों को आपने देखा होगा, तो ये थोड़ा जल्दी थक जाएगा, इसलिए भारीपन मालूम होगा, आप थक जाएंगे तो कहेंगे चलो अभ्यास बंद करते हैं। तो लंबे अभ्यास के लिए हाथ आप हल्का सा ऐसे नीचे कर लीजिए आराम से। अब लेफ्ट से सांस लीजिए, अब लेफ्ट को बंद कर लीजिए, राइट से धीरे धीरे निकाल लीजिए। अब राइट से लीजिए, लेफ्ट से निकाल लीजिए।
आंख बंद करके करना है। यह अनुलोम विलोम का एक राउंड हुआ। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, कितनी देर तक सांस लें, कितनी देर में सांस निकालें, सांस को रोकना है कि नहीं रोकना है। तो मैंने शुरू में ही बता दिया है वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में कि हमारी जो सांस की गति होनी चाहिए रिदमिक होनी चाहिए, मतलब एक लयबद्ध तरीके से, स्लो होनी चाहिए, धीरे धीरे, और गहरी होनी चाहिए, गहराई तक। अब अगर हल्की से सांस ले रहे हैं तो धीरे तो लिया मैंने, रिदमिक भी लिया, लेकिन गहरी सांस नहीं लिया, तो गहरी लेनी है ऐसे। इस तरह से। तो रिदमिक, स्लो एंड डीप, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए। RSD, R फॉर रिदमिक, S फॉर स्लो एंड D फॉर डीप, RSD। ये ध्यान में रहेगा तो गलती नहीं होगी सांस लेने में। तो नए अभ्यासी हैं तो 5 गिनती तक सांस लें। अब गिनती मुंह से नहीं गिनना, धीरे धीरे 5 गिनती तक सांस लें या 5 सेकंड तक सांस लें। अनुमान से, अपने अंदाजे से सांस लीजिए और उतने में ही निकाल दीजिए। यानी 5 गिनती में ले रहे हैं, 5 गिनती में निकालिए। नए लोग जितने समय में लेना उतने समय में निकाल देना। 10 गिनती में ले रहे हैं तो 10 गिनती में निकाल दीजिए। ऐसे ही अभ्यास बढ़ाते जाइए। कम से कम 12 सेकंड 15 सेकंड तक आप सोचिए कि 15 सेकंड तक सांस लेना है। मैं थोड़ा जल्दी अभी कर रहा हूँ और शुरू में 15 सेकंड तक आप ले भी नहीं पाएंगे। शुरू में 5 सेकंड 10 सेकंड तक अभ्यास करिए। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, या 10 सेकंड में लेना, 10 सेकंड में छोड़ना। ऐसा अभ्यास आपका 10-15 दिन तक, 1 महीने तक हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो छोड़ने का समय है उसको बढ़ाना है, दूना करना है। पहले में आपने 1:1 लेने छोड़ने का समय था। जब 1 महीने बाद आप क्या करिए, 5 सेकंड में अगर ले रहे हैं तो 10 सेकंड में बाहर निकालिए। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही दाहिने से 5 सेकंड में ले रहे हैं तो 10 सेकंड में बाहर निकालिए। यानी बाहर निकालने का, यानी रेचक का समय दूना होगा। ये बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा हार्ट पेशेंट के लिए, जिनका मन बहुत चंचल है उनके लिए, जिनको चीज़ों को ढंग से याद नहीं कर पाते उनके लिए, आपके प्राणिक एनर्जी को पूरा शरीर में भरने के लिए, प्राण ऊर्जा को शरीर में भरने के लिए। आप देखेंगे अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम का अद्भुत लाभ है। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं और उसको बहुत धीरे धीरे निकालते हैं तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा को एब्जॉर्ब होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। अब ज़रा सोचिए, जब आप ऐसे करते हैं, आपने तो निकाला तुरंत छोड़ दिया, फिर प्राणायाम का सही मतलब ही नहीं हुआ, आयाम हुआ ही नहीं, विस्तार हुआ ही नहीं, उसको आपने समय दिया ही नहीं इस बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये तरीका गलत है, चाहे जो करें। जब आप धीरे धीरे सांस बाहर निकाल रहे हैं तो आपके शरीर में वह प्राण ऊर्जा अधिक समय तक रह रही है और आपके एक एक सेल्स में, एक एक कोशिका में प्राण ऊर्जा पहुंचती है। और आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। श्वास से पूरा शरीर चल रहा है, श्वास नहीं तो शरीर नहीं, सब लोग जानते हैं। एक एक कोशिका में जो उसकी जो क्रियाकलाप हैं, जो एनर्जी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो फिर आपने देखा कि कैसे कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान जा रही थी और सारे अंग प्रभावित हो रहे थे। अगर ठीक से ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं जा रहा है तो जब तक आप यंग हैं तब तक तो काम जैसे तैसे आपकी बॉडी कर ही लेगी, लेकिन बाद में आपके लिए नुकसान हो जाता है। इसलिए तरीका से होना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक प्राणायाम है, जो बुजुर्ग हैं, माताएँ बहनें हैं, सबके लिए यह प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि यह सबके मस्तिष्क को हेल्दी रखता है। हमारे ब्रेन में जो इसका रिदम है वो सही करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में संतुलन लाता है और इसमें जब बैलेंस हो जाता है तो हमारे ब्रेन में भी संतुलन होता है, क्योंकि ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से प्रवाहित होती है और पिंगला राइट से। और ईड़ा का संबंध यानी लेफ्ट का संबंध हमारे राइट ब्रेन से है और राइट का संबंध हमारे यानी पिंगला नाड़ी का संबंध हमारे लेफ्ट ब्रेन से है। और लेफ्ट और राइट ब्रेन का अलग अलग काम है, आप पढ़े होंगे और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो दोनों हेमिस्फेयर में बैलेंस लाने पर आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, आपका मन एकाग्र होगा और आप चीज़ों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आपकी सोचने विचारने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, गुस्सा नहीं होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। आपके बॉडी के अन्य भी अंग जो हैं, हार्ट हो गया, किडनी हो गया या फिर पाचक अंग हो गए, फेफड़े हो गए, सब बहुत सही गति से काम करेंगे। पूरे शरीर में एक लयबद्धता रहती है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना उपयोगी है। सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, बहुत गहरे स्तर पर
यह अनुलोम विलोम प्राणायाम उपयोगी है। मैंने बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे प्राणमय कोश के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों को भी कराया जा सकता है इसको। 8 साल के बच्चों को इसको पूरा अभ्यास कराया जा सकता है। जो गलतियां हैं उनसे बचते हुए आप इसका अभ्यास करिएगा। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, झुक के नहीं करना, तेजी से नहीं करना, सिर सांस भरते हुए सिर को पीछे नहीं ले जाना, सांस निकालते हुए सिर को बाहर नहीं करना, चेहरे को ख़राब नहीं करना। अगर ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आप बच जाइए, दूसरे को भी बचाइए। कैसे लोग कर रहे हैं छोड़ दीजिए, आप सही ढंग से करिए, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना प्राणायाम का अभ्यास अधूरा माना जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम के बाद ही करते हैं। कोई भी ऐसा प्राणायाम जो बहुत शीतलता प्रदान करे या बहुत उष्णता शरीर में गर्मी या ठंडी पैदा करे तो उसके बाद करिएगा। इसलिए कहा जाता है कि इसको शीतली शीतकारी भस्त्रिका कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करिए और उसके बाद भ्रामरी का अभ्यास करिए। यानी अनुलोम विलोम को भ्रामरी के पहले करिए, बाकी प्राणायाम के बाद करिए। मैंने आपको बता दिया कि रेशियो क्या होना चाहिए। शुरू में जो नए लोग हैं 1 महीने तक कम से कम 1:1 करें, यानी 10 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो 10 सेकंड में ही बाहर निकालें। उसके बाद आपको करना है 1:2, यानी पूरक और रेचक का जो समय है वह 1:2 का होना चाहिए। 10 सेकंड में अगर ले रहे हैं तो 20 सेकंड में निकालिए, 5 सेकंड में ले रहे हैं तो 10 सेकंड में निकालिए। ये भी आप 1 महीने तक अभ्यास करें। उसके बाद आप रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। रोकने का अभ्यास मतलब कुंभक, कुंभक मतलब सांस का रोकना। कैसे? यानी सांस लिया, सांस को रोका, सांस को बाहर निकाला। इसमें क्या अनुपात होना चाहिए? तो इसके लिए भी शुरू में बहुत देर तक नहीं रोकना है। 1:1:1, यानी 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड तक रोका, 5 सेकंड में निकाला। फिर 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड तक रोका, 10 सेकंड में निकाला, यानी 1:1:2। ऐसा अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद। और जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हृदय संबंधी कोई समस्या हो, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो या फिर जिनको अस्थमा हो, उनको रोकने से, सांस रोकने से थोड़ा मना किया जाता है। इसीलिए आप किसी प्रशिक्षक के देखरेख में योग का अभ्यास करते हैं तो अच्छा माना जाता है। आई होप कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने दैनिक दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल करें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।